हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग धान की रोपाई से होती है। तीनों डिप्लोमेट्स भी धान की रोपाई कर रहे थे। एलिना तो मन मन में सोच रही थी कि ये लोग हमसे लगातार 2 हफ्तों से गधा मजदूरी करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरी कमर टूटने वाली हो। और ऊपर से ये गर्मी, ये डीमन लॉर्ड भी हर समय बिना रेस्ट किए हम पर नजर रखता है, जिसकी वजह से हम एक छोटा सा ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं। हम तो यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने आए थे, पर बन गए यहाँ मजदूर। हम तो इन डीमंस के साथ हाथ मिलाकर एल्फ्स की शांति के लिए लड़ना चाहते थे। तभी उसके सिर में गर्मी चढ़ जाती है, वो तो वही धड़ाम से गिर जाती है। तभी क्रेडोस बोलता है, क्या कोई बेहोश हो गया? एलिना अपनी धुंधली नजरों से क्रेडोस को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। ये डीमन तो मेरी तरफ आ रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ? थोड़ी देर बाद एलिना को होश आता है। वो सोच रही थी कि ये इतना ठंडा सा कैसे लग रहा है, मुझे नरक की आग में नहीं फेंका जाना चाहिए था। टीबोन तो एलिना के सिर पर बैठा था, वो उसे ठंडक दे रहा था। ये तो उस डीमन लॉर्ड का फेमिलियर है। टीबोन तो एलिना को ठीक देख वहां से उड़ जाता है। मेरा सिर तो ठंडा है, क्या इसने मेरा सिर ठंडा किया है? तभी टीबोन किसी दूसरे डीमन के सिर पर जाकर चिपक जाता है। वो लिजर्ड डीमन बोलता है, ये कितना रिफ्रेशिंग है। अरे टीबोन, अगली बारी मेरी है। एलिना सोच रही थी, यहाँ तो सारे लोग यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या यह वाकई ठीक है? तभी एक ह्यूमन डीमन से बोलता है, चलो भाई अब शिफ्ट बदलो। डीमन और ह्यूमन साथ में काम कर रहे थे। एलिना सोच रही थी, ये अजीब है, भले ही इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए हैं, फिर भी हर कोई ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, यह सिर्फ दोस्ताना व्यवहार नहीं करे, ये तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तभी वहाँ आर्टिनी आकर बोलती, क्या तुमको अजीब लग रहा है? एलिना सोच रही थी कि ये पहली बार है कि किसी हाई रैंक डीमन ने मुझसे बात की हो। आर्टिनी बोलती है, तुम एल्फ रेस बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हो। तुम लोग कभी भी दूसरी जातियों की मदद करने के बारे में पहले नहीं सोचते, या फिर उनके साथ हाथ मिलाकर काम करना। राक्षस इस बात से संतुष्ट हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जो लोग गरीबी की स्थिति में हैं, उनकी मदद करने के लिए मनुष्य को गर्व का अनुभव होता है। चूंकि आप इसे नहीं समझ सकते, इसीलिए शायद आप सोचते हैं कि मनुष्य और राक्षस मिलकर एक बड़ा युद्ध करेंगे। एलिना सोच रही थी कि ये जानते हैं, हम डीमंस इतने भी मूर्ख नहीं है कि तुम हमारा आसानी से इस्तेमाल कर सकती हो। हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। तभी टीबोन उड़कर आर्टिनी के पास आ जाता है। वो तो उसे ठंडा ठंडा महसूस करवा रहा था। आर्टिनी बोलती, अरे वहाँ नहीं रास्कल। तभी वो एटीट्यूड से बोलती, हमारे डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा उदार है, इसीलिए वह तुम पर नज़र रख रहे हैं। हम उसी से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे जो लगन से काम करेगा। वो तो अभी केवल सिर्फ खेती पर ध्यान दो। वो तो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी टीबोन आर्टिनी को फिर से छेड़ने लगता है, अरे वहां नहीं। एलिना सोच रही थी, ठीक है, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं। नेक्स्ट सीन खेतों से होता है। ज़ाप्रोस क्रेडोस से बता रहा था कि समय बीतने के साथ साथ धान की बुआई की गति धीमी हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमर की है। धान की बुआई में कमर पर बहुत ज़्यादा अधिक दबाव पड़ता है। चूँकि यह धीरे धीरे ठीक होता है, अगर हम 3 की जगह 4 शिफ्ट में भी काम करें तो भी यह मुश्किल होगा। क्रेडोस सोच रहा था, जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने से पहले मुझे इसका समाधान जल्द ही ढूंढना होगा। तभी उसे आवाज़ आती, ये कैसा है? ये तो बिल्कुल मैनेजेबल है। हाँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं तो पूरा दिन यह कर सकता हूँ। वो ये तो बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि कोई इसे इस तरह क्यों नहीं कर रहा है। तभी क्रेडोस बोलता, बोल, अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो बताओ ना। बोलता है, अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि बाकी लोग इस तरह क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कोई कारण होगा। क्रेडोस बोलता है, मैंने तुमसे कहा था तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मूर्ख। टीबोन 4 प्रेज स्टिकर्स मिलने के बाद तो बॉल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी बॉल बोलता है, अब से मक्के के पत्तों से बुनकर स्ट्रेचर बनाए और उसके बाद 3-3 लोगों की टीम में धान की बुआई की जाएगी। उचित कद काठी वाले 2 बलवान दानव स्ट्रेचर उठाएंगे और एक कम वेट वाला डीमन ऊपर लेटकर पौधों के बीज बोएगा। अब शुरू करो बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए। सारे डीमन ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। एलिना सोच रही थी कि ये मैजिक टावर वाला आदमी और ये बोना व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे। उस विच ने इनको भी वही बोला होगा। ये डीमन लॉर्ड हम पर हर वक्त नजर रख रहा है। हम एल्फ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करेंगे। आखिरकार धान की रोपाई पूरी हो गई थी। सारे डीमन बाउंटीफुल हार्वेस्ट के नारे लगाने लगते। एलिना सोच रही थी, ये बड़ा अजीब है, मैंने दूसरों की धरती पर मजदूरी की है। सारे डीमन बहुत ज़्यादा खुश थे, पर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्रेडोस भी पीछे खड़ा उन सबको खुश देख रहा था। चलो मैं थोड़ा और जांच कर लेता हूँ। तभी एलिना डीमन लॉर्ड को बुलाती है, मुझे पहले तो तुमसे डर लगता था, लेकिन अंत यह एक मूल्यवान अनुभव साबित हुआ। एल्फ मैजिक टावर और ड्वार्फ के राजनयिक संबंध के रूप में। हे राक्षसों, तुम्हारे इस महान परिश्रम के लिए। इतना सुनते ही क्रेडोस बोलता,
क्या तुम लोग डिप्लोमेट्स हो? तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बोला? तभी तो मैं कहूँ, जब भी मैं आप लोगों को देखता था मैं सोचता था कि आप लोग कौन हैं। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैंने तो तुमसे काम करवाया है। ओह, मुझे तो बहुत ज़्यादा खेद है। एलिना आर्टिनी को देखती है। आर्टिनी तो अपनी नजरें चुराने लगती है। एलिना तो गुस्सा और शौक दोनों में थी। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस इन तीनों के सामने बैठा उनसे माफी मांग रहा था। यह जानबूझकर नहीं हुआ, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रेडोस सोच रहा था, यह गिड़गिड़ा रहा है, मुझे इसी मौके का फायदा उठाकर इसे पछाड़ देना चाहिए, कूटनीतिक संबंधों को अपने पक्ष में मोड़ लेना चाहिए। तभी क्रेडोस अपनी मुक्की मारते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है कि हाँ, कि महज माफी मांगने से यह मामला सुलझ सकता है? मेलेनकोव भी बोलता है, वह सही कह रहा है। महान जादुई टावर के प्रतिनिधि के प्रति ऐसी उपेक्षा, यह तो बिल्कुल अकल्पनीय है। एलिना बोलती है, मुझे आश्चर्य है कि यह क्या वास्तव में लापरवाही थी। बोना एलिना की बात सुनकर बोलता है, तुम यह क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता है इसने हमसे कितना काम करवाया है? मेलेनकोव भी गुस्से से बोलता है, मैंने मैजिक टावर में कभी मिट्टी को नहीं छुआ था। क्रेडोस तो सॉरी बोलता जा रहा था। वो दोनों सोच रहे थे, ये डेमन लॉर्ड तो कोई खास नहीं है। मेलेनकोव बोलता है, अब हम अपने राजनयिक संबंधों की शर्तें तय करेंगे। बोना बोलता है, अभी तुरंत दस्तावेज लेकर आओ, बातचीत का समय आ गया है। तभी क्रेडोस बोलता है, क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? वो तीनों तो क्रेडोस की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। मेरी माफ़ी सच्ची थी, अगर आप नाराज़ थे तब मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। मैंने माफ़ी के तौर पर शर्तों पर समझौता करने के बारे में भी सोचा था, परंतु मुझे सच में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ काम करना जो सिर झुकने वालों की पीठ पर पैर रखते हैं। बोना तो डर गया था, मुझे तो लगा था ये कमज़ोर है। तभी बोना बोलता है, नहीं रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं यह कहना चाहता था कि अगर हम बोना लोहारी तकनीकों से हथियार बनाते हैं। तभी क्रेडोस उसे डराते हुए बोलता है, आपका जो भी मतलब रहा हो, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मैं आपके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करूंगा। बोना तो शौक हो जाता है। तभी मेलेनकोव भी बोलता है, डेमन लॉर्ड रुकिए, कृपया मेरी बात तो सुनो। वो तो नीचे झुकते हुए बोलता है, यह आपके लिए मैजिक टावर की जादुई शक्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सैन्य शक्ति के बल पर दुनिया पर राज करने का एक मौका है। क्रेडोस उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास किसी भी चीज पर राज किए बिना जीविका कमाने के कई तरीके हैं। क्या तुम लोग हमारे साथ हाथ मिलाकर युद्ध शुरू करने की योजना बना रहे थे? मेलेनकोव तो डेमन लॉर्ड की बात सुनकर डर जाता है। तो उस बोल को बुलाता है, इन दोनों को उनके टेंट में ले जाओ। बोल तो उन दोनों को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। वो दोनों तो क्रेडोस के सामने ऑफर रखने लगते हैं। तभी क्रेडोस बोलता है, सूरज निकलते ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। क्रेडोस सोच रहा था, मुझे तुम जैसे लोग बहुत मिले हैं, जो लोग फायदा मिलते ही अहंकारी हो जाते हैं और फायदा ना मिलने पर चापलूस बन जाते हैं। चाहे ये लोग कितने भी अच्छे शर्तें पेश करें, ये आखिरकार हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। तभी एलिना बोलती है, मुझे भी अपने टेंट में वापस जाना चाहिए। क्रेडोस एलिना से पूछता है, क्या तुम यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने नहीं आई थी? एलिना बोलती है, हाँ बिल्कुल, मेरे विचार उन दोनों जैसे ही थे कि डीमन के साथ हाथ मिलाकर पूरा कंटिनेंट पर राज करना। क्रेडोस एलिना से पूछता है, लेकिन तुम अब यूं ही हार मान रही हो? तभी एलिना बोलती है, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैंने देखा है कि राक्षस एक दूसरे की देखभाल कैसे करते हैं, और मैंने देखा कि आप खेती के माध्यम से सच्ची आशा और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आपकी बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए प्रे करूंगी। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी क्रेडोस एलिना से बोलता है, अब से डीमन एल्व्स के सहयोगी होंगे। अगर आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो कृपया किसी भी समय हमसे संपर्क कर लेना, युद्ध को छोड़कर। तीनों डिप्लोमेट्स अपने टेंट में आ गए थे। मेलेनकोव सोच रहा था, मुझे किसी बात का बहाना बनाकर यहाँ और अधिक समय तक रुकना होगा, क्योंकि मुझे उसे ढूंढना होगा। ब्रैगियाज हॉली स्वॉर्ड। अगली सुबह क्रेडोस तीनों डिप्लोमेट्स को विदा कर रहा था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन मैं आपको बहुत दूर तक विदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी हालत देख ही सकते हैं। क्रेडोस की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। उसने बहुत बार ब्लडी आई यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। क्रेडोस उन्हें बाहर छोड़कर आने के लिए आदेश देता है। एलिना बोलती है, ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। मेलेनकोव सोच रहा था कि मैं इस तरह पीछे नहीं हट सकता। जादुई टावर के आदेश को पूरा करने के लिए सारे डीमन खेतों में काम कर रहे थे। तभी फ्लूइड देखती है कि टीबोन कुछ परेशान सा लग रहा है, पर फ्लूइड को नहीं पता था कि टीबोन कहाँ जा रहा है। वो तीनों तो अपने रास्ते जा रहे थे। तभी मेलेनकोव ड्रामा करते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैंने खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल लिया है। तभी एलिना बोलती है, मैजिक टावर के लोग भी तो इंसान ही है, वैसे भी इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। मेलेनकोव डीमन से बोलता है, मुझे लगता है यह बिल्कुल असंभव है। क्या मैं बस एक दिन के लिए तंबू में नहीं रह सकता? डीमन बोलता है, एक दिन काफी रहेगा। डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा उदार है। इतना सुनते ही वो तो खुश हो जाता है। अब मुझे ब्रैगिया की तलवार चुरानी ही होगी। उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से तटीय चट्टान पर ही है। नेक्स्ट सीन में आर्टिनी फ्लूट से पूछती है, क्या तुमने टी-बोन को देखा है? फ्लूट बोलती है, हाँ मैंने देखा था। आज दोपहर से कुछ देर पहले वह बड़ी जल्दबाजी में तटीय चट्टान की ओर बढ़ रहा था। आर्टिनी बोलती है, सच में? मैंने तो उसे काफी समय से नहीं देखा है। तभी वहां ज़ैप्रो आर्टिनी से बोलता है, यहाँ फसल की कटाई में देरी हो रही है। आर्टिनी हाँ बोलकर वहां जाने लगती है। वो फ्लूट से बोलती है, मेरे लिए टी-बोन को ढूंढो। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। फ्लूट ठीक है बोलती है। फ्लूट तटीय स्थल पर जाकर टी-बोन को बुलाने लगती है। वो वहां नीचे तो नहीं गया है। वो मेलनकोव को देखती है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जा रहा था। रुको, डीमन लॉर्ड ने वहां जाने के लिए मना कर रखा है। मेलनकोव तो फ्लूट पर अटैक कर देता है। फायरबॉल सीधे फ्लूट से जाकर टकरा जाता है। फ्लूट तो सीधे नीचे आकर गिरती है। वो सोच रहा था, बाल बाल बच गए, शुक्र है ये अभी बच्ची है। तभी फ्लूट उठकर खड़ी हो जाती है। बहुत दर्द हुआ। आप तो एक विलन है ना मिस्टर? मेलनकोव तो फ्लूट की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।